क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। आंसर आपका पहला का हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रासाइट हो जाएगा आप सभी लोग का। देखिए एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अगर देखा जाए तो आपका 86 से 97% आपका होता है। एंथ्रासाइट प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी रोगों से लड़ने की सहायता करता है। ये आपका गलत है। विटामिन सी आपका घाव को भरने में आपका सहायक साबित होता है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रकाश का परिक्षेपण। क्या हो जाएगा, प्रकाश का परिक्षेपण। देखिए प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश के परिक्षेपण के कारण ही होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से आँखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा। देखिए आँखों का रंग परितारिका नामक संरचना के रंजकता से उत्पन्न होता है, आप इसको याद रखिएगा, और इसको नियंत्रित करने में मदद करता है। आँखों में कितना प्रकाश प्रवेश करता है इसी का कारण। क्वेश्चन नंबर 5, डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसकी अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृक्क आपका आंसर हो जाएगा। देखिए डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे हों, तभी अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे आपके फाइबर ऑप्टिकल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पिक्रोमीटर यानी पिकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। देखिए पिक्रोमीटर यंत्र का प्रयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। अगर देखा जाए तो आपका पायरोमीटर होता है वो उच्च ताप के लिए किया जाता है, और एक सिस्मोग्राफ होता है जो भूकंप की तीव्रता के लिए किया जाता है, और एक होता है आपका विकिरण। तो विकिरण किससे होता है, फोटोमीटर से होता है, आप इसको याद रखिएगा। चारों ऑप्शन याद रखिएगा। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होता है, यानी किसकी अपेक्षा अधिक होता है पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा। तो याद रखिएगा आपका पराबैंगनी किरणों में पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण हो जाएगा। याद रखिएगा अवरक्त किरण। चलिएगा बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, पोटास एलम। क्या हो जाएगा, पोटास एलम हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि रक्त स्त्राव रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम यानी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आप सभी लोग को अगर याद है तो कमेंट आप सभी लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखते हैं कि सामान्य वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 70 से 90 यानी 70 से 99 mg आपका होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहता है कि अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है। अरक्तता, तो याद रखिएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, फॉलिक एसिड के कारण ये होता है। देखिए जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं B11 विटामिन है, इसकी कमी से अरक्तता हो जाती है। इसके पोषण के लिए मुख्य स्रोत आपका पता ही होगा, हरी पत्तियां, सोयाबीन, ईस्ट आपका यहाँ पे खाने से ये सब कमी पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। तो आंसर आपका 12 का ए हो जाएगा, मेलानिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेलानिन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, गुंजन पक्षी। क्या हो जाएगा, गुंजन पक्षी। अब इसके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह पक्षी जब उड़ता है तो हेलीकॉप्टर की तरह अपनी उड़ान भरता है। यह हवा में ही आगे पीछे और दाएं बाएं आसानी से आ जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है।
तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी मेंडल। देखिए आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उन्होंने मटर के बीज पर प्रयोग कर आनुवांशिकी निर्धारित किए थे। आप इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन से खनिज में पाया जाता है? तो आपका 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हेलाइट हो जाएगा। हेलाइट क्या हो जाएगा आपका? हेलाइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहता है कि निम्न में से कौन सा धातु तथा उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका देखा जाए 16 का तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैलेराइट हो जाएगा। देखिए मैलेराइट आपका यूरेनियम का नहीं है, मैलेराइट आपका किसका है? निकेल का है। बाकी आपका ए बी डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। देखिए वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत तक द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दहन कैसी प्रक्रिया है? दहन कैसी प्रक्रिया है? तो याद रखिएगा आपका रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन एवं ईंधन के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कांसा निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, तांबा एवं टीन। देखिए आपका देखा जाए तो आपका तांबा 88% और आपका टीन 12% हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कहता है कि निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? 20 का आपको कमेंट करके बताना है कि 20 का आंसर क्या हो जाएगा। सभी का मैं कमेंट देखूंगा कि कौन कौन आंसर कर रहा है क्वेश्चन नंबर, फिर बगल में आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ये वर्ग कौन से हैं? चलिए आंसर करिएगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, स्त्रियां एवं शूद्र। देखिए बौद्ध धर्म ने स्त्रियां और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया था। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, पल्लव राजवंश के द्वारा। देखिए अब इसके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपका महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सिलसिला। क्या हो जाएगा? सिलसिला आपका आंसर हो जाएगा। सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? यानी कौन से खान से? तो याद रखिएगा आंसर आपका गोलकुंडा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है? चलिए आंसर करिएगा। 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए अब बात करेंगे कि आपका कौन सा मिलान गलत बोला गया है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, राणा सांगा अकबर। ठीक है, राणा सांगा आपका अकबर के समकालीन नहीं था, ये आपका बाबर के समकालीन था। याद रखिएगा बाबर, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? चलिए अकबर के द्वारा जो आपका सुधार था वो आपको बताना है कि इसमें से मेल कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए फिर आंसर करिए। चलिए तो इस तरीके से आपका आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा, यानी महज की घोषणा आपका 1579 में हुआ था और जजिया कर समाप्ति 1564 में हुआ था। ठीक है, अब देखा जाए तीर्थ यात्रा कर समाप्ति कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1563 में हुआ था। और बात करें कि इबादत खाना की स्थापना कब हुआ था? तो 1575 में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो करेक्ट आंसर आपका 27 का डी हो जाएगा, हरिविजय सूरी हो जाएगा आप सभी लोग का। देखिए अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो ये उपाधि भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28
अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम बताइए। तो उनका सही क्रम बताना है तो याद रखिएगा 28 का आपका आंसर सी हो जाएगा, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। क्या हो जाएगा? सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, मोहम्मद शाह। देखिए, नादिर शाह दिल्ली पर मार्च 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह फारस के अफसार वंश का स्थापना किया था, तो आप इसको याद रखिएगा। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका 30 का बी हो जाएगा, मधुसूदन दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुसूदन दत्त हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ताना भगत से कौन सा आपका जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, उराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उराव। अब इसके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद छोटा नागपुर बिहार में हुई थी। इस आंदोलन को उराव जनजाति के जतरा भगत, बलराम भगत आदि ने अपना नेतृत्व दिया था, तो आप इसको याद रखिएगा। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी सत्य और अहिंसा आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, लखनऊ। देखिए, 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, जिसके बाद दोनों दल एक दूसरे के निकट आ गए थे। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मजूमदार द्वारा ये इनकी अध्यक्षता किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष की गई? तो करेक्ट आंसर आपका 1905 हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि 12 जून आपका 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आंसर आप याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, यानी बी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? 36 का आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी सी आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर करिएगा। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? चलिएगा, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय अपेक्षा कैसी होती है? तो करेक्ट आंसर आपका 38 का बी हो जाएगा, ऋणात्मक आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? चलिएगा, बहुत सही आंसर सभी का यहाँ पे सही आ रहा होगा, मनोरंजन कर। देखिए, राज्य सरकार द्वारा लगाने वाला जो कर है मनोरंजन कर है, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी, लग्जरी कर, मोटर वाहन, ये सब आपका यहाँ पे कर लगाया जाता है। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका 40 का डी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था। क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, ग्रीष्मकाल में उच्च अक्षांशों पर ये आपका दीर्घीय वृत्त देखा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से कौन संबंधित नहीं है? तो आपका निहारिका हो जाए, सॉरी निहारिका सही है, निहारिका आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने
विशाल बादलों के संचयन से होता है, इसे ही हम निहारिका कहते हैं। आप याद रखिएगा। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका हिमाद्री हो जाएगा। देखिए, बृहत्तर हिमाद्री को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय तथा हिमाद्री के नाम से भी हम जानते हैं। तो आप पहला ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि बृहत हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी को हम कहते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमाएं याद रखिएगा 3 देशों से लगती हैं। आपका हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, उसके बाद भूटान हो जाएगा और तीसरा आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों देशों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो आपका धौलाधर एवं पीर पंजाल हो जाएगा, यानी डी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की प्रारूप प्रकृति कैसी होती है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका अम्लीय वर्षा हो जाएगा। देखिए, लेटेराइट मिट्टी उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में अम्लीय रूप में पाई जाती है। इसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लेटेराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। इस मिट्टी में चूने की मात्रा कम पाई जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी महासागरीय धाराएं हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना को। देखिए, यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण ही का, इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, प्लस बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, इसके लिए इनको खुला नाला कहा जाता है। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। देखिए, भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। ये समुद्री घास खाते हैं तथा ये किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते नहीं हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं? तो आंसर आपका 50 का ए हो जाएगा 4, याद रखिएगा। ठीक है, अब चारों का नाम याद रखिएगा। पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, उसके बाद सुंडा लैंड और आपका पश्चिमी घाट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? हम कहाँ पे देख सकते हैं? तो आपका आंसर प्रस्तावना हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो आपका प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 52, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं कि जब कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, लास्की का है। यह कथन किसका है? लास्की का। चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो आंसर करिए। आंसर आपका डी हो जाएगा, विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 55, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, संसद। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 167 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 57 का ऑप्शन ए, सरकारीय आयोग। क्या हो जाएगा? सरकारीय आयोग आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग आपका
1983 से 87 के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आपका स्थापना इसका किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 पे। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 15 जून 2005 को। देखिए अब बात करें पूर्ण तरीके से तो 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ ये लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा 2 वर्ष। देखिए सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन होता है, तथा 10 अस्थायी सदस्य ऐसे होते हैं जिसका अस्थायी सदस्य देशों का कार्य अवधि आपका 2 वर्ष होता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा ग्राम सभा। याद रखिएगा। देखिए ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत के 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क व्यक्तियों को मिला करके किया जाता है। क्वेश्चन नंबर माफी चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है क्रीमोलेयर का तात्पर्य किससे है? क्रीमोलेयर का तात्पर्य किससे है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण के कारण, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका 62 का बी हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 233(1) के तहत किसी राज्य के जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। मुंशी प्रेमचंद्र निम्न में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं? तो आंसर आपको पता ही होगा, 1, 2, 3 हो जाएगा, सेवा सदन, गबन और आपका रंगभूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगभूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो आंसर करिएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा क्या? कमेंट करिएगा सभी लोग। सभी का देखिए कमेंट आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है, प्लस आपका नॉलेज भी पता चलता है कि आपका नॉलेज डेली बेस पे बढ़ रहा है। तो आपको 2 क्वेश्चन कमेंट में दिया गया है। आपका ये 64 है और इसके पहले का जो दिया गया उसको भी आप कमेंट करिएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1986। क्या हो जाएगा? 1986 आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। सेन सूचकांक का संबंध किससे है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा निर्धनता से। क्या हो जाएगा? निर्धनता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक ऋण से यानी ऋण के घटक हैं? तो आंसर आपका डी हो जाएगा 1, 2, 3, यानी सार्वजनिक उधारी, उसके बाद ट्रेजरी बिल, आरबीआई की जारी प्रतिभूति, यानी आपका आंसर डी आपका आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त 2020 को कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 5। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा सभी लोगों का। अगर आप इनका नाम जानेंगे तो नाम भी जान लीजिए। आपका सबसे पहले रोहित शर्मा, उसके बाद मोनिका बत्रा, उसके बाद विनेश फोगाट, मरियप्पन, फिर उसके बाद आपका 5वां नाम हो जाएगा रानी रामपाल। याद रखिएगा 5 नाम याद रखेंगे तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप इसको सही कर पाएंगे। हाल ही में किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा ICICI। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा संकोश हो जाएगा सभी लोगों का। यह असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर भारत के सहयोग से भूटान में संकोश परियोजना स्थापित की गई है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71। अंतर्राष्ट्रीय अक्षर ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर आपका 71 का बी हो जाएगा, अबू धाबी हो जाएगा आंसर। जियोग्राफिक
इंडिकेशन कृषि के उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में किसे कानूनी संरक्षण प्रदान करती है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा सभी लोगों का। ये आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक क्या है? तो देखा जाए तो आपका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। देखिए एनजीटी का स्थापना 2010 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 1930 में इसको खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 75, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आंसर आपका तैराकी हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। कहता है कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो आंसर आप याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र आपका आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में प्रयुक्त औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर आप याद रखिएगा, आंसर आपका 77 का बी हो जाएगा, 1948। क्या हो जाएगा? 1948 आंसर हो जाएगा। 78 पे आते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन कौन सा है? तो आंसर आपका 78 का डी हो जाएगा, यानी तालाब आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा राइफल शूटिंग से। देखिए अंजलि भगत, अंजुम मैदगिल, अपूर्णा चंदेला, सौरभ चौधरी, राही सरनोबाल इत्यादि, ये सब राइफल शूटिंग से संबंधित है। इन लोग का कोई भी नाम आए तो आप राइफल ही मारिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग का ये सेट समाप्त होता है। कल का जो सेट है वो जल्द ही आएगा, यानी 5वां सेट आपको तुरंत मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।